नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रासायनिक विज्ञान की क्लास में जो कक्षा 10 की है। इसमें हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके समीकरण जो बोर्ड में हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए और अत्यधिक लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी थोड़ी मेहनत को सफल कीजिए जिससे हम और अच्छा कंटेंट लाने में मन लगाएं, है ना। तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखते हैं क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं और क्या है समीकरण। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब कैसे? मतलब ऐसे परिवर्तन हो जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो पहले एक बात और सुन लो, आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा, क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा भैया, उसमें आपको यही सब लिखना है। यही सब लिख के आप अपने नंबर अचीव करोगे, है ना। ये हमारा 2025, देखो 2024 तो निकल ही गया, है ना। वो तो ऑफलाइन बच्चों को बता दिया था। लेकिन अब क्या है, ये जो 2025 का जो 10th का पेपर होगा साइंस का, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो 10th का पेपर होगा हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम की वीडियो अलग बनाऊंगा। तो इसमें जो जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर में पेपर के ऊपर मिलेंगी और उन्हीं को आपको करना है। तो अगर आता है व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, है ना। तो अगर हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या होते हो, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हो रहा हो, वो हमारी क्या कहलाएगी भैया? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अच्छा, जब अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक भी होंगे, अभिकारक है तो उसमें कुछ उत्पाद भी होगा। हम खेत में कुछ बोते हैं तो उसमें कुछ उत्पादन होता है, ठीक। जो बोते हैं उसमें कुछ कारण होता है, कुछ कारक बोते हैं, ठीक। फिर उसका रिएक्शन होता है मिट्टी से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जिनसे जो उत्पन्न हो रहा हो, मतलब नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता हो, वो हमारी पूरी की पूरी क्या प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। और ऐसे पदार्थ कौन से जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, किस में होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, मतलब अभिक्रिया होने के बाद जो चीज़ बन के आई है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। देखते हैं कैसे। उदाहरण के लिए समझिए, भोजन का पचना, श्वास, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना, ये सब हमारा क्या है? ये हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद हैं। हमने खाना खाया, हमारा भोजन पचा, ठीक। हमारा भोजन हमारे पेट में गया, पेट में क्या होता है? अम्ल होता है। तो हमारे पेट में जो अम्ल होता है, इस हिस्से में जो अम्ल पाया जाता है, इसमें क्या होता है? भोजन टूटता है। इसमें भोजन टूटता है अलग अलग भागों में, ठीक। तो हमारा भोजन का पाचन तंत्र स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर देखा जाए तो हमारा जो भोजन तंत्र का जो हमारा भोजन होता है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है पाचन होना, क्योंकि जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक पचेगा क्या। तो जो स्टार्टिंग होती है वो मुंह से ही हो जाती है, लेकिन भोजन का जो टूटना होता है वो हमारे पेट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अम्ल में जाके टूटता है, फिर क्षार में पहुंचता है। काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं, उनको भी आगे पढ़ेंगे। फिर हमने क्या किया? हमारा श्वसन, हम लोग क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और लेते क्या हैं भैया? ऑक्सीजन लेते हैं। तो देखना, हमने ऑक्सीजन ली और जब बाहर उत्पाद छोड़ा तो हमें क्या मिला? CO2 मिला। श्वसन में हमने ली क्या? O2 ली और छोड़ क्या दी? CO2 को हमने बाहर निकाल दिया। तो जब हमने सांस ली थी तो ऑक्सीजन ली थी और इस पर केमिकल रिएक्शन हुआ, इस पर रासायनिक अभिक्रिया लगी, तब जाके क्या बना? हमारा CO2 बना, ठीक है। लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया की ही निशानी है, का ही उदाहरण है। मैग्नीशियम फीते को जलाओगे तो भी ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया करेगा। और दही का बनना क्या है? अभी आपकी रासायनिक अभिक्रिया है कि कैसे दूध से दही बना। दूध था, उसमें थोड़ा हम लोग क्या कर रहे थे? मट्ठा या दही डाल देते, वो पूरा का पूरा क्या बन जाता है? दही बन जाता है, नया गुड़ बना लेता है, ठीक। फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या होते हैं? अवस्था में परिवर्तन करता है। आपकी जो वर्तमान अवस्था होगी वो
रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या होगी, बदल जाएगी। आपके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, आपके ताप में परिवर्तन हो जाएगा और गैसों का क्या होगा, गैस का उत्सर्जन भी होगा। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, मतलब जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, उसको हम इसके द्वारा देखते हैं। आइए, तो इसमें हम देख रहे हैं जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसमें हमने क्या देखा, एक शब्द समीकरण है हमारे पास, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये किस में बदला, हमारे पास क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। तो ये हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन में बदल जाएगा। हमारा जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों मिलके क्या करेंगे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन में, देखो जिंक क्या हुआ, जिंक सल्फर से मिली तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन क्या हुआ, अलग निकल गया, तो ये हमारा उत्पाद मिला। तो हमारे अभिकारक क्या थे, इसमें जो हमारे अभिकारक थे वो हमारे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, हमारा अभिकारक है जिन्होंने रासायनिक प्रक्रिया में भाग लिया, है ना। और जो हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है ये हमारा उत्पाद है ना। अब ये तो सब समीकरण रहा। अब इसी में हम क्या देख सकते हैं, रासायनिक समीकरण जिसकी हम बात कर रहे थे, Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल की। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4। क्या होता है H2SO4, ये हमारा क्या था, आपके सामने है, ये हमारा क्या था, अभिकारक था, है ना। हमने क्या किया, Zn प्लस H2SO4 को लिया, है ना, इस चीज़ को लिया और इसी से हमने रिएक्शन की तो हमें क्या मिला, हमने Zn और SO4 मतलब जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट को निकाल लिया और जो हाइड्रोजन थी वो अलग भाग में तोड़ दी। तो ये हमारा क्या बन गया, जिंक सल्फेट एक तरफ आ गई और हाइड्रोजन जो था वो अलग हो गया। ठीक, तो ये हमारी क्या थी, रासायनिक अभिक्रिया में जो सब समीकरण है, मतलब कैसे चीज़ें टूटती हैं उनको समझना है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखेंगे अभी आगे। पहले हम देखते हैं क्या है रासायनिक समीकरण, क्या है पहले इसको जानने हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक, मतलब कौन सा एलिमेंट, मतलब कौन सा तत्व है उसको किस तत्व से, उसको किस प्रतीक से जानेंगे। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O2, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2, मीथेन के लिए CH4, मतलब उनको रासायनिक जो उनके प्रतीक हैं उनसे जानेंगे। उनके लिए भी सूची आगे है, वो आपको मिलेगी, उसमें हम समझाएंगे। तो हमने क्या देखा, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जो उनकी फिजिकल पोजीशन, मतलब जो उनकी भौतिक अवस्था होती है उनके साथ लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां क्या, जैसे क्या, देखो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां चाहिए, हमें उसके लिए ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को क्या करते हैं, तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे हम जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो हम ऐसे एरो बना देते हैं। अगर हीट होगी तो लिखेंगे भैया हीट, मतलब इस पे लिखेंगे ताप, लिखेंगे दाब, मतलब इस जो एक एरो बनाते हैं इस तरह का, उस पर हम दर्शाते हैं कि हमने इन दो तत्वों के साथ ये किया, तब जाके हमें ये चीज़ मिली, है ना। आप नॉर्मल समझ लेना। देखो छोटी सी बात बताना, हमारे पास पानी है, क्या है भैया, हमारे पास पानी है, यहाँ पे थोड़ी जगह है, हमारे पास क्या है, पानी है। पानी को आपने एक भगोने में लिया और क्या किया, पानी में आपने डाली चीनी, पानी में आपने क्या डाली, चीनी, और चीनी के साथ क्या डाली, चाय की पत्ती डाली, है ना। अब चाय की पत्ती भी डाली। अब चाय की पत्ती को डालने के बाद आपने क्या किया, चाय की पत्ती को डालने के बाद आपने क्या किया, उसको हीट कर दिया। क्या कर दिया, गैस पे रख के हीट कर दिया। तो जो आपने जो तीन चीज़ें मिलाई थी, इसमें आप अदरक जो भी चाहो वो मिला सकते हो, तो ये आपकी क्या बन के तैयार हो गई, चाय बन गई। ठीक है, तो आपने इस पे जो एरो किया है उसको आपने गर्म किया है, ना कि ठंडा किया है। तो मतलब आप उस पर ताप दे रहे हो, दाब दे रहे हो, क्या चीज़ें दे रहे हो, वो आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण से ही, रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक समीकरण है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसी में जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कि हम
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है, कैसे उसको उसके सही मान पे पहुंचाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे उसको मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा, रासायनिक समीकरण के बाद हम देखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का क्या हुआ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण है होता है और ना ही विनाश। क्या कहा गया, जब भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इनके हिसाब से द्रव्यमान संरक्षण नियम से क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक होता है एवं उसके पश्चात जो उत्पाद होता है, ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, समान होनी चाहिए। जो प्रत्येक तत्व होंगे उनकी क्या होगा, उनके जो परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से, ठीक भैया। फिर हम देखते हैं चरणबद्ध संतुलित करना, कि हम उसके चरणबद्ध को मतलब जो उसके चरण हैं, मतलब उसके जो खंड हैं, प्लस मतलब एक पार्ट में, दो पार्ट में, तीन पार्ट में, इनको कैसे संतुलित करेंगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, चरण संतुलित करना। चरण फर्स्ट है, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, जैसे कि इन भैया ने, हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने हमारा ये पीडीएफ तैयार किया उन्होंने ये हमें बना के दिया है बॉक्स, ठीक। तो उनको बताया था, उन्होंने इसी हिसाब से बॉक्स बनाया। ये हमारे सीखने का तत्व, ये आपको ऐसे बॉक्स बना के लिखना करके नहीं आना है, आपको वहाँ पर डायरेक्ट लिखना है Fe+H2O, है ना, और फिर सीधा ये, फिर क्या आ जाएगा, Fe को आपने तोड़ लिया किसके अकॉर्डिंग, Fe2O3+H2, मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, ठीक। हमने क्या देखा, Fe+H2O, और क्या था, जब हमने इसको अपने Fe को किससे मिलाया, H2O से मिलाया, तो हमारा जो ऑक्सीजन के साथ जब ये मिलेगा, कौन, फेरस, Fe जो है हमारा किससे मिला, O3 से, इसने क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, और H2 हाइड्रोजन का जो तत्व था वो कहाँ निकल गया, वो हमारा एक साइड हो गया, FeO3 बन गया। अब ये FeO3 जो हमारा FeO3 है, ये बना क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। जो हमारा FeO3 है ये कौन सा तत्व बना, बताओ भाई कोई। Fe जो होता है उसे कैसे डिनोट, किससे, मतलब जो Fe होता है उसका केमिकल नाम क्या है, Fe का, हमारा इसमें ये लिखा है Fe, ये तो शायद आपने क्लास 9th में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा। तो जो हमारा Fe होता है ये हमारा आयरन होता है, क्या होता है, आयरन होता है। आयरन का मतलब हो गया ये हमारा लोहा है, क्या है, लोहा है। लोहा को जब आपने H2O से मिलाया, किस में मिला, H2O क्या होता है, H2O हमारा पानी होता है, क्या होता है, H2O हमारा पानी, जल, H2O क्या होता है, पानी। आपने लोहे को पानी में डाला और उसकी रिएक्शन करने के लिए छोड़ दिया, तो आप क्या देखेंगे, Fe2 और O3 और प्लस H2, जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड थे वो हमने अलग कर लिए, FeO3 बन गया। तो जो हमारा FeO3 था, सॉरी Fe2O3 जो था, ये क्या बना, इसका क्या केमिकल नेम होना चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, जब इसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो ये ऑक्साइड बन गया। अब ऑक्साइड तो बना, लेकिन कैसा बना, आयरन ऑक्साइड बना, क्या बना, आयरन ऑक्साइड बन गया। लेकिन इसको इसको फेरियस कहते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा, फेरियस, ये हमारा बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड, क्या बनेगा, फेरिस ऑक्साइड। ये हमारा क्या बना भैया, ये हमारा बनेगा फेरिस ऑक्साइड, ठीक है, ये बना फेरिक ऑक्साइड। ये हमारा फेरिस ऑक्साइड बन गया, और जो H2 था, हाइड्रोजन था, ये अलग, इसमें अलग हो गया। ठीक है, इसको हम आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, फेरिन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इसी तरह से संतुलित करते हैं। हमने Fe और O इसको मिलाया,
ठीक है, इसके O के क्या हो गए, Fe और O। H2 जो था हमारा पूरा निकल गया बाहर, O जो था FeO ऑक्साइड बनेगा, O3 में कन्वर्ट हो जाएगा और Fe जो है इसके 2 अणु बन जाएंगे। ठीक, तो ये तो रहा इसको क्रमबद्ध करने का मतलब संतुलित करने का तरीका था। अब हमने क्या देखा, अब देखते हैं कैसे किया, किसके क्या बॉन्ड थे। Fe के पास कितने परमाणु थे, एक था, है ना, तो ये कितने में बदल गया, और H के पास कितने थे, तो 2 ही रहे। O के पास एक था तो कितने हो गए, 4 परमाणुओं की संख्या उत्पाद के बाद, है ना, उत्पाद से पहले और उत्पाद के बाद। अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी थी, Fe में परमाणु की संख्या 1 थी, तो उत्पाद में कितनी हो गई, 3 हो गई। H के पास 2 थे तो ये तो वही रहा, ये ना बदला ना कुछ हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ, ना इसका विनाश हुआ ना इसका उत्पाद हुआ। जो हमारी ऑक्सीजन था जिसका 1 अणु हमारे पास था, इसके कितने अणु हो गए, 4 अणु हो गए हमारे पास। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। ये हमें दिया गया चरण नंबर 3 में। हमसे क्या कहा गया, हमारे पास ये Fe था, अच्छा ये तो चरण 2 था ना, इस चरण, हाँ ये चरण 2, पहले ये अलग था और ये वाला जो है हमारा, ये वाला चरण पहला था, ये वाला चरण कैसा है, दूसरा है, जिनमें चीज़ों को बदलते हैं। ठीक, फिर आता है चरण नंबर 3, जिसमें क्या कहा गया, आपको सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक, किसमें, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर क्या करना है, संतुलित करना है भैया, है ना। तो हमें संतुलित करना है, तो जरा ध्यान से देखना। हमारे पास ये Fe मतलब फेरियस ऑक्साइड, मतलब जो हमारा लोहा आयरन है, और क्या है H2O मतलब जो हमारा जल है, ये कितने हैं, ये अपने साथ 4 को लेकर, मतलब 4 गुणांक के साथ लेकर घूम रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, जहाँ पर हमें Fe2 मिल रहा था, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा। और O के पास कितने तत्व हैं, O के पास 4 तत्व हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो जब हमने पहले सॉल्व किया था Fe प्लस H2O, यही तो सॉल्व किया था, तो हमें क्या मिला था, Fe2H2 वही बना रहा था, इसके साथ एक चीज और जुड़ी थी, Fe2 और O2 था या O3 था, O3 हुआ था। ठीक है, ये हमारा O3 क्या होता है, O3 जो हमारा होता है, ये हमारा होता है, एक लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर। तो जो O3 होता है ये ओजोन लेयर होती है। ठीक, आप कहोगे ओजोन क्या होती है, ओजोन को अगर आप तोड़ते हो तो आपको O2 प्लस O, मतलब एक तो ऑक्सीजन का तत्व और एक नवीन, मतलब उसे कहते हैं नवजात शिशु। जब हमारे नवजात शिशु, मतलब हम जब मतलब ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं। ठीक, ऑक्सीजन हमारा कहाँ पहुँचा, हमारा ऑक्सीजन मान लो एटमॉस्फेयर में पहुँच गया, तो ये था O2, ये हमारा किससे टूटा, ये हमारा 2 पार्ट में टूटा, O और O। ठीक, ये हमारा जो था 2 नवजात किसमें, ऑक्सीजन में टूट गया। अगर अब इसी नवजात के साथ कोई भी O2 जुड़ जाता है तो वो O3 का निर्माण करता है, मतलब किसका निर्माण करता है, O3। जब भी एक नवजात ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया होगी तो ओजोन का निर्माण होगा। ठीक, तो ये क्रमांक चलता ही रहता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारे पास 4 तत्व थे, किसके तत्व थे 4, ओ किसके, ओ ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर O4 हो जाएगा, Fe3 आ जाएगा। और जो H2 था, हमें H2 को क्या करना था, बाहर हमने H2 अपना बाहर निकाल लिया। फिर इसका चौथा चरण है, 3 Fe मतलब 3 आयरन के तत्व हैं और 4 पानी के तत्व H2O के तत्व हैं। तो हमने इसको मिलाया तो ये हो जाएगा Fe3 और O4, क्योंकि O के पास तो 4 बॉन्ड नहीं, सीधी सी बात O4। अब यहाँ पे ये जो 4 लगा हुआ था, ये Fe3 हो गया, इस 4 को हमने किसको दे दिया, 4H2, मतलब पानी के भी तत्वों को 4 ही रखा। ठीक, क्यों, क्योंकि हमें इनमें क्या रहनी चाहिए, समानता चाहिए। क्या चाहिए, समानता चाहिए। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर कैसी है, समान है। कैसी है, समान। देखो Fe के 3 तत्व हैं तो Fe के 3 तत्व हैं, हमें दिख रहे हैं। ठीक, हमने देखे H2O तो O के 4 तत्व हैं और 4 तत्व H2 के भी हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, संतुलित अभिक्रिया बन गई। अब हम देखते हैं अभिकारकों एवं उत्पादकों की भौतिक अवस्था लिखना। अब आप बताओ, जो हमारा अवस्था होती है कितने प्रकार की होती है, अवस्था होती है, ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है, यही तो होती है। हाँ, इन्हीं 3 की बात करेंगे। एक आता है जलीय विलयन, एक क्यों,
AQ से डिनोट करते हैं ना, जलीय विलयन। ठीक, तो अभी इसको देखते हैं कि जल में क्या विलेय है और क्या विलेय नहीं है। अच्छा, ठोस की बात करते हैं, आपको ठोस के बारे में पता है। हम द्रव की बात करते हैं तो जो चीज़ें तरल अवस्था में पाई जाती हैं, पानी, तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या हमारे जो बहती हुई अवस्था में हो, जिनकी कोई शेप ना हो, उसे जिस भी अवस्था मतलब जिस भी तरह के शेप बॉक्स में डाल दो उसी तरह में ढल जाना। अब तैरता हुआ चीज़, फ्लोटिंग थिंग्स क्या होती है, हमारी द्रव अवस्था में होती है। गैस अवस्था क्या होती है, धुएं की अवस्था होती है। ठीक, जलीय विलयन क्या होते हैं, जो जल में विलय हो जाएं। अब देखना, यह क्या हमारा आयरन जल में विलय है, हाँ या ना। क्या लोहा जल में घुल जाएगा, कुछ तत्व, पूरा नहीं, क्या घुलेगा या नहीं। तो देखो जलीय विलयन एक में देखें, हमने क्या लिया 3Fe, ठीक, आयरन, और क्या लिया 4H2O। ये जलवाष्प पे जो गैस लिखी है जी, इसका मतलब हो गया गैस, ये इसका मतलब है सॉलिड। ठीक, हमने आयरन हमारा कैसा है, सॉलिड है, और H2O जो होती है ये हमारा ये जो हमारा H2O है ये हमारा जल है। ठीक, ये इसको हमने गैसी फॉर्म में बना लिया, जलवाष्प, इसको उड़ा मतलब गर्म किया, गर्म करके हमने इसको गैस फॉर्म में बना लिया, जलवाष्प बना लिया। तो अब देखते हैं इनके साथ क्या होगा। हमने क्या किया, FeO3 जो हमारा फेरिस ऑक्साइड बना, ये कैसा बना, ये हमारा सॉलिड ही रहा, लेकिन 4H2 जो हाइड्रोजन जो था वो गैसीय फॉर्म में रहा। ठीक है, भाप के रूप में चला बना रहा। अब जो हवा थी मतलब जो हाइड्रोजन था वो अलग निकल गया। अब हम देखते हैं कुछ आवश्यक परिस्थितियां, जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। भैया हमने क्या किया ये हमें पता होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कैसे हैं, अब देखना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें से एक है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, फिर एक होती है उत्प्रेक्षीय अभिक्रिया, फिर होती है वियोजन, और इसके अंदर आती है फिर आती है ऊष्मीय वियोजन। ऐसे करके अभी कई अभिक्रियाओं को पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी जो संयोजन अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उन पे एक नज़र डालेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं। तो संयोजन अभिक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलाकर एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब दो अभिक्रियाएं मिलती हैं और क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, आपने क्या किया, एक भगोने में पानी लिया, भगोने में पानी लिया, मानो खूब सारी चाय बनानी है आपको, आपने क्या लिया, पानी लिया, पानी ले लिया, आपने इसमें चीनी डाली, आपने इसमें चाय की पत्ती डाली, आपका मन था भैया बड़े लोग हो इलायची डाल सकते हो, अदरक डाल सकते हो, ठीक है, और आप जो भी मिलाना चाहो चाय में मिला सकते हो, मतलब चाय के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं आप नमक डाल दो, कोई कोई डालता है हल्का हल्का। तो इन सब तत्वों से मिलकर एक उत्पाद बन रहा है, वो क्या है, चाय। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, जो दो या दो से अधिक तत्वों को या दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिला के क्या बनाए, एक चीज का उत्पादन करे, है ना। ऐसा तो है नहीं आप बनाने बैठे हो चाय, तो उसी भगोने में आपने क्या किया, दूध डाला, चाय डाली, चीनी डाली, अदरक डाली और इलायची डाली, है ना, और भी कुछ मसाले होते हो वो आपने अपने डाल लिए। और तो ऐसा तो था नहीं ना कि उसमें आधे में दही बन गया हो, कि आधे में चाय बन रही, ऐसा तो नहीं था ना। उत्पाद क्या मिला, एक उत्पाद मिला, दो या दो से अधिक अभिकारक तो जरूर मिले थे, लेकिन उत्पाद कैसा मिला, एक मिला। जब हमारे पास अभिकारकों की संख्या दो या दो से अधिक हो, अभिकारकों की संख्या कैसी हो, दो या दो से अधिक हो, और उत्पाद कैसा मिले, एकल उत्पाद मिले, तो वो हमारा क्या कहलाता है भैया, हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, जैसे हमने कहा कोयले का दहन, कोयला जब जलता है तो क्या होता है, कोयला सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस है। अच्छा, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमें पता है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। कोयला जला और किसका उत्सर्जन किया, CO2 का उत्सर्जन किया गैसीय फॉर्म में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। ठीक है, उत्पाद कैसा आया, एकल उत्पाद आया ये। फिर क्या हुआ, जल का निर्माण। जब जल का निर्माण हुआ तो हमने क्या देखा,
H2O सॉरी 2H2 हमारी क्या थी, ये गैसीय फॉर्म में थी और ऑक्सीजन भी किस में, गैसीय फॉर्म में है। तो हमने देखा 2H2O बन गया, तो ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा 2H2O क्या होता है, लिक्विड, मतलब पानी बन गया, सीधी सी बात है। अच्छा देखो, हमने कहा हाइड्रोजन को आप जब भी ऑक्सीजन से मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। H2O क्या होता है, हमारा जल होता है, ठीक। अभी बताएंगे कि पृथ्वी पर जल कहाँ से आया। हाइड्रोजन का जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ तब क्या आया, जल आया, ठीक। हमने फिर क्या लिया, अपना बुझा हुआ चूना लिया, CaO, ये हमारा क्या था, सॉलिड फॉर्म में था। H2O कैसा था, पानी था। हमने डाला तो CaOH2 का होल टाइज, ये क्या हो गया हमारा, जलीय विलयन हो गया, बुझा हुआ चूना आ गया, ठीक है। ये कैसा था पहले, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना था, फिर ये चूना कैसा हो गया, बिना बुझा हुआ। सभी के घर में पहले पुताई होती थी। पुताई क्या, सभी के घर में नॉर्मल वालों, पहले क्या होता था, चूने से दीवारों की पुताई होती थी, तो चूने की एक पूरी बोरी आती थी। चूने की क्या आती थी भैया, पूरी की पूरी एक बोरी आती थी, जिसको एक बड़ी सी हौज में या बड़ी सी नांद बोलते थे, उसमें रख दिया जाता था। एक बहुत ही बड़ी सी नॉर्मल सी नांद हो सकती थी, उसमें इन्होंने इस प्रकार से क्या किया, इस पूरे उसमें पानी को भर दिया ऐसे करके, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या किया, ये पूरा हमारा पार्ट किससे भर दिया, पानी से भर दिया, और लाके पूरी की पूरी बोरी इस वाले